हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो देखा हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ था कि हाइड्रोजन जो है उसको क्यों अलग प्लेस किया हुआ है, इवन हीलियम को, ठीक है। तो प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्यों ऐसा है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन वर्सेटाइल शो करती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, विच इज़ 1s1, क्या है 1s1 है। और आपको मालूम है कि s ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 है जिसकी क्या है NS1 है। इसमें आप लिथियम, बेरिलियम, ये जो ग्रुप 1 है उनकी सबकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, ठीक है। 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1 इसके जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो पहला पॉइंट ये आएगा, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जैसी ही है, देखो यहाँ पे। और पहला शेल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट हैज़ ओनली वन शेल विच कंसिस्ट ओनली वन सब शेल। अब एक ही शेल है तो एक शेल के अंदर क्या होगा, एक ही सब शेल होता है। एस के अंदर एक ही सब शेल, कौन सा, एस सब शेल होता है। और यू ऑल नो दैट एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो 1s1 मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ना तो आगे कोई शेल है ना तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है, एस सब शेल, और एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, मतलब कि ये, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्रुप 1 की तरह है, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। अब दूसरी बात करूं मैं तो आप देखो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो कि कंप्लीट, ये ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए ये हाफ फील्ड है, इसे बोल सकते हो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये एक है, मतलब कि हाफ फील्ड है। तो फॉर कंप्लीटिंग ड्यूप्लेट, यहाँ पे ऑक्टेट नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन ऑलवेज डुप्लेट बनाता है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट बनाएगा। डुप्लेट इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, टू बी स्टेबल, उसको स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, विच इज सिमिलर टू ग्रुप 17, जिसे हम हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं, हेलोजन फैमिली, ठीक है। एक्स से डिनोट होता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एंटेस्टीन, ठीक है। ये ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर आप मैं यहाँ पे लिख लूँ, इनका NH2 NP5
तो यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही चाहिए, तो सेम ही हो गया ये सबको। यहाँ पे आप सब यहाँ पे लिख सकते हो 2s2 2p5 3s2 3p5, मैंने आगे बताया हुआ है लेकिन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ग्रुप 17 विच इज हैलोजन फैमिली, elements also need only one electron to complete their octet to be stable। उनको भी स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहली चीज आपने देखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 से मैच होता है, और इनके साथ भी क्या होता है, उनका मैच होता है ग्रुप 17 के, वो भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ग्रुप 17 के साथ भी क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। थर्ड की बात करूं मैं यहां पे, तो बहुत सारी हायर बुक्स में ये लिखा होता है, हाइड्रोजन मोस्टली शेयर्स its electron to form bond, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड लिख लो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। चैप्टर नंबर आपने 4 में, शायद 4 में 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 कार्बन वाला पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो। तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो क्या करेगा, शेयर करेगा। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो बॉन्ड बन जाएगा, उसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, फिर आयनिक बॉन्ड होता है, डोनेट और एक्सेप्ट वाला, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिहाफ पे वो जो बनता है, वो मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। ये शेयरिंग से बनता है, वो कोवेलेंट। और एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मोस्टली इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, विच इज सिमिलर प्रॉपर्टी विथ ग्रुप 14 विच इज कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की मैं बात करूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं G14 NS2 NP2 NS2 NP2। ठीक है, तो यहां पे जी जर्मेनियम आना चाहिए, गैलियम नहीं आएगा, जर्मेनियम आएगा। तो ये ग्रुप 14 है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। 13 में NS2 NP1 आएगा, ये NS2 NP2, फिर 15 में NS2 NP3 आएगा, फिर 13 है ना, 14 15 16 में NS2 NP4 और इसमें NH2 NP5। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसके साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा है, इसके साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा है, और इसके साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो नो डाउट कि उसको ग्रुप 1 के ऊपर रखा गया है यहाँ पे हाइड्रोजन को, लेकिन उसको ग्रुप 1 जो है वो यहाँ से गिना जाता है, लिथियम से गिना जाता है ग्रुप 1 को। ठीक है, यहाँ से ग्रुप 1 गिना जाता है। हाइड्रोजन को आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उसको अलग ही रखा हुआ है, इसलिए ऐसे रखा हुआ है। समझ में आया। और हाइड्रोजन की गिनती नॉन मेटल में होती है, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। उसको किस में गिना जाता है, नॉन मेटल में गिना जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। प्रॉपर्टीज को भी देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही आप क्या कर लो, उसको प्लेस कर दो।
ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोज़ली ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो बनाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ। इसी वजह से उसको ऊपर रखा गया, उसकी अभी तक पोजीशन जो है वो कुछ एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। चलो, अब हीलियम की बात करूं मैं। हीलियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हीलियम को ग्रुप 18 में रखा गया है। ग्रुप 18 में, क्यों ग्रुप 18 में रखा हुआ है? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ग्रुप 18 की, सॉरी हीलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको ग्रुप 2 जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। कैसे? देखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। क्या होती है? 1s2। शेल फर्स्ट है तो फर्स्ट रो में ही रखा हुआ है, आप देख लेना। फर्स्ट शेल ही है तो फर्स्ट रो में ही रखा हुआ है 1s2। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 था, उतना तो याद रहना ही चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 में। अब इसके आगे कोई शेल है ही नहीं, ये फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है s, और s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है जो ये है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो भी मैंने आपको आगे चैप्टर नंबर 2 में समझाया हुआ है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो आप देखोगे यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of helium is similar with group 2 elements। इनके साथ क्या हो रही है? सिमिलर हो रही है। एस ब्लॉक के अगर ग्रुप 2 की मैं बात करूं तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2। ग्रुप 1 की क्या थी? NS1 थी, और इसकी क्या है? NS2 है। ठीक है, तो क्या है? ये जो है वो ग्रुप 2 है, इसकी क्या है? 2s2 है। ठीक है, इसकी 2s2 है। इसकी क्या हो गई? 3s2, इसकी 4s2, इसकी 5s2। आगे के एलिमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, ये लास्ट आउटर शेल वाली लिख रहा हूँ। अब ऐसा क्यों है, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि इसको यहाँ पे क्यों नहीं रखा। तो बेरिलियम की बात करते हैं तो 1s2 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 1s2 2s2। अब 1s2 मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 ऑर्बिटल होगी, 2s और 2p, क्योंकि सेकंड शेल है तो 2 ऑर्बिटल, फर्स्ट शेल है तो 1 ऑर्बिटल, सॉरी सब शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 1 सब शेल है, और 1 सब शेल के अंदर 1 ऑर्बिटल है। जो ये मैंने जो बॉक्स लिखे हैं वो क्या है? ऑर्बिटल है। अब ये पूरा सेकंड शेल है, क्या है? पूरा सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर क्या होगा? 2 सब शेल होंगी। कौन कौन सी है? एक तो S और एक तो P। S सब शेल और P सब शेल। अब S के अंदर 1 ऑर्बिटल होती है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 ऑर्बिटल, और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 ऑर्बिटल। कौन कौन सी? 2px, 2py, 2pz। अब जब आप थर्ड शेल पे आप जाओगे तो कितनी और सब शेल होगी? 3, spd। 4 पे जाओगे तो spdf। ऐसे आपको गिनना है। अब मैंने आपको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाया था, तो यहाँ पे एक मेन चीज़ यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली जंप्स टू सेम सब शेल्स ऑफ अ शेल। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अब यहां से, ये शेल अलग है और ये शेल अलग है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, तो यहां से कूद के यहां पे नहीं जा सकता। लेकिन यहां पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये 2s है और ये 2p है, लेकिन शेल तो एक ही है,
ये 2 और 2 यहां से पता चलेगा शेल नंबर क्या है, ये 2 है, ये 2 है, शेल एक ही है लेकिन ये सब शेल है और ये सब शेल की ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर मानो कि बेरिलियम जो है उसको एक्साइट करना है, थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये सभी की एनर्जी सेम है तो कहीं पे भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेल सेम है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली जम्प्स टू सेम सब शेल्स ऑफ अ शेल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, टू सब शेल्स ऑफ अ शेल, या डिफरेंट सब शेल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंट सब शेल्स ऑफ अ शेल, सेम शेल लिख लेता हूँ। एक ही शेल के अलग अलग सब शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एक एनर्जी लेवल या शेल से दूसरे शेल तक नहीं जा सकते, सब शेल में क्या करेंगे, कूदते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है ये जो है वो क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन इसको कितने, ये p ऑर्बिटल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने p के लिए 6 चाहिए, तो अभी तो इसके पास एक ही है तो कितने चाहिए, 5 चाहिए, लेकिन 5 तो अभी ले नहीं सकता, तो ये 2 क्या करेगा, निकाल देगा, दे देगा, तो ये अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऑक्टेट अब मतलब कि डुप्लेट अपनी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसके पास तो एक ही शेल है और पूरा क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है ना ऑर्बिटल, तो सीधी सी बात है, ऑर्बिटल है, फुल फील्ड है, स्टेबल है, तो क्या यहाँ पे कूद सकेगा क्या, कैसे कूदेगा, कूदने के लिए कुछ होना चाहिए, शेल ही नहीं है। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है और एक सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, दूसरा तो है ही नहीं, तो कूदेगा कहाँ से, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो ग्रुप 2 के अंदर नहीं रख सकते हम। ठीक है, यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन चलेगा समझने के लिए कि इसी वजह से हीलियम को ग्रुप 2 के अंदर सिमिलर दिख तो रहा है प्रॉपर्टी, ये देखोगे NS1 1s2 ये सेम ही NS2, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है इसलिए इसको ग्रुप 2 के अंदर हम प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो ग्रुप 18 जिसको नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6, नियॉन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, NS2 NP6, यहाँ पे क्या होगा, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 सॉरी 5p6 और 6s2 6p6। अब ये देखो लास्ट शेल, आउटर शेल पूरा भरा हुआ है, फुल फील्ड है, क्या है, फुल फील्ड, फुल फील्ड है, इसका मतलब कि स्टेबल है, क्या है ये भी स्टेबल है और फुल फील्ड स्टेबल है। एक चीज अगर मैंने आपको नहीं लिखवाई तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा देता हूं कि एटम या फिर एलिमेंट्स लिख लेता हूं, एलिमेंट्स विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन्स या बोल दो लोन पेयर, अकेली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स participate in any chemical reaction, with sharing, donating or accepting the electrons to make its
या टू कंप्लीट लिख लेता हूँ यहाँ पे, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बी स्टेबल। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख ली कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिसके पास आउटर शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और लोन पेयर मतलब कि अकेला इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में, ठीक है। आउटर शेल मतलब कि बाहर का शेल, लास्ट शेल, ये शेल बाहर का होता है। 2s और 2p ये शेल पूरा बाहर का माना जाता है, ये अंदर का है, इनर शेल है। तो बाहर के शेल में अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स, यहाँ पे लिख लो इन आउटर शेल, ये लिख लेना आउटर शेल, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेना इन आउटर शेल। पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, अगर आउटर शेल के अंदर लोन पेयर है या सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ही क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या एक्सेप्ट करेगा, या फिर शेयर करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसकी ऑक्टेट कब कंप्लीट होगी? जब p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। d की ऑक्टेट कब कंप्लीट होगी? जब d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। s की ऑक्टेट कब कंप्लीट होगी? जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो तभी वो करेगा जब उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर। ये फुल होगा तो कुछ करेगा नहीं, इसीलिए ये लोग जो है वो पूरा फुल, यहाँ पे देखो फुल है, पूरा भरा हुआ है, तो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना तो किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ना तो फिर शेयरिंग करेंगे, चल तू एक दे दे मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि ये इनर्ट गैसेस है। क्या है? इनर्ट गैसेस, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। और ये भी ऐसा ही है कि हीलियम भी क्या कर रहा है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए इसको यहां पे प्लेस कर दिया हीलियम को, क्योंकि वो नोबल गैसेस की तरह प्रॉपर्टीज सभी शो करता है। ये सभी गैसेस हैं, हीलियम भी गैस है, ये जो है वो सभी मेटल है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो पूरा अलग हो गया। देखो हीलियम भी गैस है, ये सभी गैसेस है, इसीलिए नोबल गैसेस बोला हुआ है। लेकिन ये जो है वो मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हीलियम भी क्या है, गैस फॉर्म में है, इसीलिए इसको क्या किया, ग्रुप 18 के अंदर प्लेस कर दिया गया। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको NCERT में भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो नोट डाउन करो, थोड़ा आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ी सी बात वापस से जो आगे मैंने की थी वो कर लेते हैं कि पीरियडिक टेबल को कैसे डिवाइड किया हुआ है वो देख लेते हैं। कैसे हमने पीरियडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ है, तो पहले यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से है, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे, हीलियम की जगह यहाँ पे, ठीक है। ये जो है वो क्या है, ये है S ब्लॉक, ये है P ब्लॉक, ठीक है, ये है D ब्लॉक, और इनके बीच का जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या है, F ब्लॉक है। क्या है? F ब्लॉक, क्योंकि सब शेल कितनी है, 4 है, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल, ठीक है। शार्प, प्रिंसिपल, ये इसका नाम भूल गया मैं, और ये फंडामेंटल, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे जो सोमरफील्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सब शेल के बारे में, और उसके बाद श्रोडिंगर ने क्या किया था, ऑर्बिटल्स के बारे में बता देंगे, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 90% और 100% जो भी बोला था वो ऑर्बिटल है, ठीक है। वो एरिया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑर्बिटल ही बोलते हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या हुआ, ब्लॉक्स बना दिए गए। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, G1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ,
ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप 3 से ग्रुप 10 के ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप 3 से लेके 12 तक आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 13 से लेके 18 तक आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये सारे ग्रुप इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक की तो बात ही पूरी अलग है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS122 NS122। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, NS2NP126। यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, NS122 तो ज़्यादा पता चलेगा। इसकी बात करूँ तो मैं क्या होगा, N-1D1210 NS2। ठीक है, या फिर 1 to 2 लिख लेता हूँ क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस है इसके अंदर, क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केसेस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, N-2 F1 to 10 सॉरी 1 to 14 होगा, N-1D 1 to 10। यहाँ पे 2 लिखना है। हाँ ठीक है, मैंने डैश लिखा हुआ है, चलो मैं वापस से चेंज कर देता हूँ, 14। और क्या होगा, NS2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई एफ ब्लॉक की। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको बोलते हैं एस और पी ब्लॉक को। एस और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, ये ज्यादातर यूज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे 12th केमिस्ट्री में, अभी जरूरत नहीं है। इनको क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर आते हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, जिन एलिमेंट्स का लास्ट शेल का या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में एस ऑर्बिटल में आएगा वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। जिनका डी में आएगा डी ऑर्बिटल में वो डी, जिनके पी में आएंगे तो वो पी, और जिनका एफ में आएगा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक फंडा है, इसको आना ही चाहिए इतना। ठीक है, तो नोट डाउन करो। ओके, चलो आगे चले। अब एस ब्लॉक की बात करते हैं, थोड़ी जनरल सी बात एस ब्लॉक की कर लेता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको 11th केमिस्ट्री में। चलो अब एस ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। एस ब्लॉक जिसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, G1 और G2। ठीक है, G1 जो है वो क्या है, और ये जो है वो क्या है, अब पहली चीज जो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हो ऐसे। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो है बोला जाएगा, यहाँ पे होगा ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। हाइड्रोजन ऊपर रहेगा ना, हेली ना की रब से फरियाद, और ये होगा बेटा मांगे
कार स्कूटर बाप राजी, बराबर। बाप रोए भी लिख सकते हो लेकिन ये चलेगा राजी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्लियर। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो यहाँ पे होगा NS122, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसका होगा NS1 और इसका होगा NS2। अभी पीरियड पे डिपेंड करेगा n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि 7 पीरियड ही है ना, तो 7 तक ही लिखेंगे। ये क्या है, n इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो यहाँ पे क्या होगा 2s1, यहाँ पे 3s1, यहाँ पे 4s1, यहाँ पे 5s1, यहाँ पे 6s1, यहाँ पे 7s1। आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे के नहीं लिख रहा हूँ, ये लास्ट शेल वाला लिख रहा हूँ। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, द एलिमेंट्स in which last electrons या last electron enters into s orbital are called s block elements। जिन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, इंटू s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो वो क्या होगा s ब्लॉक के एलिमेंट्स बोले जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब मैंने आगे बोला था कि ग्रुप वन को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, पहले अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं ये लिख लेता हूं मैं, चलो साथ में ही लिख लूंगा। ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल्स ड्यू टू देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ये जो है ज़्यादातर हमें ओशन में से मिलते हैं और ये जो है हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, इसलिए अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इतना क्लियर। अब मेटल्स हैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। क्या है, मेटल्स है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में होंगे सभी, क्या है सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको वो भी समझाया था कि मेटल्स जो है वो क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, दे इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही डोनेट करेंगे। ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ये कितने करेंगे, एलिमेंट्स डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी अच्छा है कि पूरा शेल भरने से, ऑक्टेट कंप्लीट होने से अच्छा है कि वो डोनेट करेंगे। 6 या 5 या 6 चाहिए आगे मैंने बोला, उससे अच्छा है कि 2 दे दो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर, समझ में आया इतना। चलो, ये जो है दोनों, ये जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। इनको ज़्यादातर लिया नहीं जाता है, इनको ज़्यादातर लिया नहीं जाता है, लेकिन मैंने इंक्लूड किया हुआ, इनको ज़्यादा एस ब्लॉक में लिया नहीं जाता है, ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ। चलो, अब जब आप ऊपर से नीचे आओगे, टॉप टू बॉटम ऐसे, ठीक है, आप ऊपर से नीचे जैसे आओगे तो क्या होगा, पहली चीज़, यही चीज़ मैं वापस से समझा रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, या फिर एटॉमिक रेडियस बोल दो, या फिर साइज बोल दो, या फिर एटॉमिक रेडियस बोल दो, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एज मूविंग टॉप टू बॉटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, आगे प्रॉपर्टीज समझाऊंगा तो आएगी। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शेल्स। यहाँ पे देखो एन शेल बढ़ रहे हैं, 2 3 4 5 6 सीधे शेल बन रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, 3 से सीधा 11 तक चलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। यहाँ पे सीधे जाओगे तो वापस से क्या 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शेल भी बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा। इसका इतना साइज, तो इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एक प्रॉपर्टी है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ न्यूट्रल, सॉरी यहाँ पे लिखना, एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये क्या है, अगर मान लो कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है, ये एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल ये है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है, निकालना है। दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, हाँ चलो दिख रहा है। एक बार काम करो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ये 2 ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मुझे यहाँ से निकालना है, रिमूव करना है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है उससे ये जुड़ा हुआ है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इससे कंबाइन है, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये जुड़ा हुआ है। तो मुझे इसको, ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करना होगा, उससे ज्यादा फोर्स लगानी होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। क्या होगा, रिमूव होगा। और जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, या अपनी बुक में होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी और एनर्जी सेम ही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सीधी सी बात है, यहां पे देखो आप, साइज कम है तो न्यूक्लियस भी क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल से क्या होगा, एकदम नजदीक होगा। तो इसको निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस जितना नजदीक उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, अगर इसकी बात करो तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन और इसका, और इलेक्ट्रॉन और इसके बीच जो डिस्टेंस है वो इसका ज्यादा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता जाएगा, और जितना यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो कम होगा, उतना ही मैं इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। इसीलिए क्या है कि साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितनी बाउंड्री ज्यादा उतना इजीली मैं लेके भाग सकता हूँ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, बाहर का जो शेल होगा वहां से ही रिमूव हो सकता है,
हम इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये सभी आउटर शेल ही लिखी हुई है यहाँ पे। क्लियर? तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजीली आप निकाल सकते हो, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे ऊपर आओगे तो हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी कि साइज कितनी है या एटॉमिक रेडियस कितनी है। समझ में आ गया? ओके, इतना नोट करो। थोड़ा दूसरे एक दो पॉइंट है वो लिखा देता हूं मैं यहाँ पे। चलो, क्लियर? समझ में आ गया? चलो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो वापस से यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक पॉइंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिख लो, एनर्जी लिख लो, वो सेम ही है। एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको इजीली हम निकाल सकते हो। और मेटल्स जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं क्योंकि दे ऑल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। उनकी क्या होती है, सबकी ही वैसे तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। दूसरों के कंपेयर में इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो वो लो होती है, इसीलिए जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो ही होती है। ठीक है, वो इजीली हम निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो दे आर यूज्ड एज reducing agent in chemical reaction। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का फंडा क्या है? तो किसी का रिडक्शन करने के लिए, किसी का रिडक्शन करने के लिए हमको क्या ऐसा एलिमेंट चाहिए कि वो खुद इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करे। समझ में आ रहा है? किसी का रिडक्शन का मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन देना, और ऐसा इलेक्ट्रॉन चाहिए वो जो खुद अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, सॉरी ऐसा एलिमेंट चाहिए। तो ये सभी एलिमेंट खुशी खुशी अपना एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे दूसरों को, इसलिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज होता है इसका। ठीक है, समझ में आया? वो आगे आपका जो चैप्टर 8 आएगा, चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस आपको अगर मालूम हुआ तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। समझ में आएगा? ये क्लियर हो गया? ओके, समझ में आया? चलो, अब दूसरी बात, अब एक पॉइंट ये निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट इसमें है एस ब्लॉक के एलिमेंट में, और ज़्यादातर अच्छी तरीके से यहाँ पे इसी मतलब कि ये ब्लॉक जो है वो बहुत ही अच्छा ब्लॉक है समझने के लिए। These all metals form ionic bonds by donating their electron। ये जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, मैंने बोला था आगे। ठीक है, बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट्स लिथियम एंड बेरिलियम। क्यों यहां पे ऐसा लिखा? लिथियम एंड बेरिलियम हैव लिटल कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर का मतलब क्या है? दे शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे कार्बन फैमिली की मैंने बात की, हाइड्रोजन की बात की, नॉन मेटल की तरह वो क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं,
कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं सीधे नॉन मेटल को। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट मैं यहां पे लिख लेता हूं, these all metals are most reactive metals। ये जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हो रहा है कि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्शन इनकी बहुत ही जल्दी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई दे do not exist in a pure form। ये लोग क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं तो प्योर फॉर्म में तो मिलते ही नहीं है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ओके। एक पॉइंट जो है वो दूसरा मतलब कि आप जब प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, तो आएगा कि यहां पे मैं लिख लेता हूं वो पॉइंट। एक काम करो, अब ये निकाल लेता हूं, ये लास्ट पॉइंट है। दे इम्पार्ट कलर या फिर कैरेक्टरिस्टिक कलर लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक कलर इन द फ्लेम टेस्ट। जब आप फ्लेम टेस्ट करोगे इसकी, ठीक है, तो वो क्या अलग अलग कलर देंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ, यहां पे लिख लेता हूं, कॉज क्या है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मेटल को अगर ले लो, एक चीपिए में पकड़ लो, ठीक है, और उसको फ्लेम में आप जब फ्लेम टेस्ट करोगे, फ्लेम में आगे करोगे, ठीक है, आपको सॉल्ट दिया जाएगा तब आप करोगे चैप्टर 11th केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक एनालिसिस में। तो वो क्या करेगा, फ्लेम जो है वो अलग अलग कलर की आएगी, क्रिम्सन रेड, येलो, गोल्डन कलर की आएगी। ये सभी मेटल जो है वो ये अलग अलग कलर की ये जो आप बोल सकते हो ना कि फ्लेम है वो देंगे अलग अलग कलर की। क्यों? क्योंकि जब अगर मान लो कि आपको पास एक मेटल है, उसको आपने एनर्जी दी, फ्लेम देके एनर्जी ही दी ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा, ठीक है, एक काम कर लो, इतना नोट कर लो, मैं ये छोटी सी बात समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो मान लो कि यहां पे लिथियम आपको दिया हुआ है या फिर सोडियम यहां पे दिया हुआ है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आप कर लो 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे सोडियम का Z11 है। अब फ्लेम, अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6 और 3s1। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s1, 3p खाली, 3db खाली, क्योंकि 3 है, थर्ड शेल है तो तीनों ऑर्बिटल होगी। 3s1 में ये एक है, 3p पूरी खाली है और 3db खाली है। ठीक है, ऐसा है। जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है, 2p6 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये 2p6 वाला, ये 3s1, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है। जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होके जंप करता है। क्या करता है, जंप करता है, और शेल के अंदर जंप करना स्टार्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे कहीं पे भी चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी सोख के, चैप्टर नंबर 2 में देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से डी एक्साइटेशन हो जाएगा, वापस से आ जाएगा। ठीक है, जब वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा। क्या निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत सारी वेव्स हमने देखी थी, एक्स रेज, फिर रेडियो वेव्स, बहुत सारी गैमा रेज, सभी वेव्स देखी थी। तो वो जो एनर्जी उसने ली वो वापस से निकाल के क्या करेगा, वापस से डी एक्साइटेशन हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमको कलर फ्लेम्स में दिखेगी। उसका कलर अलग अलग होगा, डिपेंड करेगी कि कौन सी वो कितनी एनर्जी सोखता है, कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करके वहां पे जा रहा है, जंप करके जा रहा है। ठीक है,
तो वो सभी की एनर्जी डिपेंड करेगी, क्योंकि इसमें 3s है तो ये कहाँ पे जंप करके जाएगा, यहाँ पे 4s है, ये कहाँ पे जंप करके जाएगा, ये कहाँ पे जंप करके जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ होगी और ये फ्लेम टेस्ट देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, क्लियर। चलो अब ये जो है वो फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, एस ब्लॉक यहाँ पे हमने थोड़ा देख लिया। आगे का टॉपिक जो है वो हम बाद में देखेंगे अगले